हेलो एवरीवन, सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस पीएसएम अब हम खत्म कर लेंगे. सो जनरली वी आर एट वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स, दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ. ऑक्यूपेशनल हेल्थ में जनरली इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, द मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग इज फ्रॉम द न्यूमोकोनियोसिस टॉपिक. ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे एंड दैट वी हैव डन इन पैथोलॉजी ऑल्सो. सो लेट अस डू दिस. फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, व्हिच न्यूमोकोनियोसिस इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू कॉटन डस्ट. कॉटन डस्ट के एक्सपोजर से जनरली व्हिच न्यूमोकोनियोसिस इज जनरली कॉज्ड. सो लेट्स सी ऑप्शन बाइसिनोसिस, बैगेसी, सिलिकोसिस एंड एंथ्राकोसिस. सो बाइसिनोसिस इट इज जनरली ड्यू टू द एक्सपोजर टू कॉटन और कॉटन फाइबर डस्ट. सो दिस इज बाइसिनोसिस. यहाँ पे वही पूछ रहा है, एक्सपोजर टू कॉटन डस्ट, दैट इज बाइसिनोसिस. एंथ्राकोसिस क्या है? कोल्ड डस्ट के एक्सपोजर से. बैगीज इज जनरली ड्यू टू बैगेसोसिस करके देते हैं, दैट इज शुगर कैन डस्ट. सिलिकोसिस इज जनरली सिलिका डस्ट. सो न्यूमोकोनियोसिस सबसे पहले है क्या? न्यूमोकोनियोसिस इज नथिंग बट रेस्पिरेटरी डिजीज ऑकर ड्यू टू ऑक्यूपेशन एक्सपोजर टू डस्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया. मोस्ट डेंजरस साइज ऑफ द डस्ट इन दिस रेंज इज 0.5 to 3 micron range. So this is the range of most dangerous size of the dust. Let's see another. While working on a machine, a person lost both of his hands. Due to this, he is unable to write and lost his job. Identify the most appropriate term for this condition where he lost his job. What is this most important? Is this disease? नहीं, disease not. डिसेबिलिटी है? नहीं. देखिए डिसेबिलिटी क्या होते हैं? एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज डिसेबिलिटी. इम्पेयरमेंट भी नहीं है. इम्पेयरमेंट क्या होता है? एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, है ना, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन. हैंडीकैप क्या होता है? जनरली द रिजल्ट व्हेन एन इंडिविजुअल विथ इम्पेयरमेंट कैन नॉट फुलफिल अ नॉर्मल. सो इम्पेयरमेंट तो है, अलॉन्ग विथ इट नाउ ही कैन नॉट फुलफिल अ नॉर्मल लाइफ रोल. सो दिस इज जनरली हैंडीकैप. सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हैंडीकैप. आगे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्कूल हेल्थ गाइडलाइंस. स्कूल हेल्थ गाइडलाइंस में जनरली मिनिमम एरिया 5 फीट नहीं 10 होना चाहिए. ठीक है, सो जनरली मिनिमम माइनस टाइप डेस्क. सो जनरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्कूल हेल्थ गाइडलाइंस? माइनस टाइप डेस्क इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट, कैन अलॉट 60 स्टूडेंट्स पर क्लासरूम? नहीं, 40 होना चाहिए. लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्लास, ये सब उतना कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट. देखो, अ फैक्ट्री वर्कर हैड हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू ग्राउंड नट, सब्सिक्वेंटली ही डेवलप्स हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मोस्ट लाइकली एक्सपोजर एसोसिएशन इज. लुक, ये मैंने आपको पहले भी करवाया है. दिस इज एडल्ट्रेशन ऑफ फूड. अर्गट टॉक्सिन, दिस अर्गट टॉक्सिन इज जनरली अडल्ट्रेशन ऑफ राई, बाजरा, व्हीट विथ क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस. और दिस इज जनरली अर्गट टॉक्सिन वहाँ से आता है. एफ्लाटॉक्सिन की बात करूँ तो दिस इज अ फूड कंटामिनेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फंगी एस्परगिलस फ्लेवस एंड एस्परगिलस पैरासिटिकस, इज अ नोन ह्यूमन कार्सिनोजन एंड हेपेटोटॉक्सिक दैट हैज बीन शोन टू बी causative agent in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma. Causes aflatoxicosis, causes liver cirrhosis and generally HCC. So this is generally aflatoxin by aflatoxin. So this is our answer. Sanguinarine क्या होता है? It causes epidemic dropsy, contamination of mustard oil with generally argemone oil. Pyrrolizidine alkaloids generally causes endemic acids, contamination of millet seeds with crotalaria, और जिसको हम झुनझुनिया सीड्स भी बोलते हैं. इट इज हेपेटोटॉक्सिक बट इट डज नॉट कॉजेज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. नेक्स्ट देखो, मेडिकल ऑफिसर, इसमें एक और याद रखना, BOAA, दैट इज जनरली फॉर खेसारी दाल, है ना, खेसारी दाल जो कॉज करता है न्यूरोलैथेरिज्म. ठीक है. अ मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन्स वर्कर्स इन माइंस एंड डायग्नोज्ड सिलिकोसिस. व्हाट शुड बी हिज कमेंट्स? व्हाट शुड बी हिज कमेंट्स? सो लुक, सिलिकोसिस जनरली, अगर मैं आप क्लिनिकल एसोसिएशंस ऑफ न्यूमोकोनियोसिस की बात बताऊं, 3 लाइन में मैं पूरा न्यूमोकोनियोसिस आपको बता दे रहा हूँ. सिलिकोसिस इज जनरली एसोसिएटेड विथ TB. Anthracosis is generally associated with PMF, that is progressive massive fibrosis. If I talk about asbestosis, this is generally associated with mesothelioma or lung cancer. So generally यहाँ पे silicosis किया गया है. So now what is as a medical officer, what will you tell him? You will tell him to do a TB screening should be done at regular intervals because he is at high risk of generally getting TB because silicosis has a clinical association with tuberculosis. ठीक है. Greenhouse gas includes. ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड्स. तो ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड मीथेन. दिस 3 थिंग्स शुड बी देयर इन द ग्रीन हाउस गैस. ये तो एकदम इजी है. मैक्सिमम परमिसिबल डोज ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर फॉर जनरल ह्यूमन बीइंग. जनरल ह्यूमन बीइंग के लिए मैक्सिमम परमिसिबल डोज ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर कितना हो जाए? लुक, ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन आउटसाइड हाउस, ये जनरली हम रेडियो में भी करेंगे बट लेट अस डू इट नाउ. ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन आउटसाइड हाउस इज जनरली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल
कॉस्मिक रे। ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन इनसाइड हाउस इज नथिंग बट, जो हम दिन रात बैठ के देखते हैं, दैट इज टीवी। टीवी नॉट टीबी, टेलीविजन। दिस इज ग्रेटेस्ट मैन मेड सोर्स ऑफ रेडिएशन इज एक्स रे, विलियम रॉन्टजेन। Permissible sound level in hospital wards. Permissible sound level in the hospital ward is 20 to 35 decibels. Maximum tolerable sound level is less than 85 decibels. Permanent hearing loss is generally at if it crosses 100 decibel level. Tympanic membrane ruptures at 150 to 160 decibel. You must remember this. और यहाँ पे देखो मैक्सिमम परमिसिबल है ना, मैक्सिमम परमिसिबल dose of radiation exposure for general human being is 5 rads per person per year, that is 0.5 rem, 0.5 rad नहीं 0.5 rem. 50 rad per person per year, it is maximum for the workers, not for the general population. If I talk about the acceptable noise level in decibels for hospital wards, अभी ऊपर हमने पढ़ा hospital ward में जनरली 20 to 35, 20 to 35. So let us do everything about noise pollution also. Acceptable noise levels in it is measured in decibels. So if we talk about residential area के लिए, bedroom में जनरली 25 and living room में 40 decibels. Commercial में ऑफिस के लिए 35 to 45, कॉन्फ्रेंस के लिए 40 to 45 एंड रेस्टोरेंट्स के लिए 40 to 60 डेसिबल्स। इंडस्ट्रियल में वर्कशॉप के लिए 40 to 60 डेसिबल, लैबोरेटरी के लिए 40 to 50 डेसिबल्स। एजुकेशनल में क्लासरूम के लिए 30 to 40 डेसिबल्स एंड लाइब्रेरी के लिए 35 to 40 डेसिबल्स। हॉस्पिटल्स के लिए वार्ड्स में जनरली 20 to 35 इज द upper limit. You should not go beyond this. Acceptable noise level in decibels for hospital ward is generally 20 to 35 decibels. एस्बेस्टोसिस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच कैंसर, अभी मैंने आपको बताया दैट इज नथिंग बट जनरली लंग कैंसर, इट इज लंग कैंसर। लिवर कैंसर तो जनरली इट इज एसोसिएटेड विथ आर्सेनिक। आगे देखो, बैगेसोसिस इज द नेम गिवन टू ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑफ लंग कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ कोर्स शुगर डस्ट, बैगेज जिसमें होता है। ऑल आर फॉल्स अबाउट लीड पॉइजनिंग एक्सेप्ट, एवरीथिंग इज फॉल्स अबाउट लीड पॉइजनिंग एक्सेप्ट, यानी कि ट्रू कौन सा है। सो देखो, लीड पॉइजनिंग के लिए कैन कॉज ब्लू लाइन ऑन गम्स। सो लेट मी टेल यू एवरीथिंग अबाउट लीड पॉइजनिंग। लीड पॉइजनिंग के लिए मैं आपको सारी चीज़ें एक जगह बताता हूँ। देखो, लीड पॉइजनिंग क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लम्बिज्म, क्योंकि लीड का लेटिन नेम इज नथिंग बट प्लम्बम, पीबी करके इट इज डिनोटेड बाय पीबी, लीड इज डिनोटेड बाय पीबी, जैसे सोडियम को Na नेट्रियम से करते हैं। सो मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ लीड पॉइजनिंग इज गैसोलीन और पेट्रोल। मोस्ट कॉमन मोड इज इनहेलेशन। क्लिनिकल फीचर की बात करो तो पैलोर विल बी देयर, दैट इज पेरी ओरल पैलोर। बर्टोनियन लाइन विल बी देयर, दैट इज ब्लू लाइन ऑन द गम्स, कंप्राइजेज ऑफ लीड सल्फाइड, रिस्ट और फुट ड्रॉप, कोलिक, इंसेफेलोपैथी, दैट इज ऑर्गेनिक लीड एक्सपोजर से। स्क्रीनिंग के लिए क्या यूज कर सकते हैं लीड पॉइजनिंग में, सीपीयू दैट इज कॉर्प्रोपोरफायरिन इन यूरिन दैट इज ग्रेटर देन 150 mcg पर लीटर। ALAU डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकते हैं, ALAU दैट इज एमिनो लेव्युलिनिक एसिड इन यूरिन दैट इज ग्रेटर देन 5 mg पर लीटर इज डायग्नोस्टिक ऑफ जनरली लीड पॉइजनिंग। लीड लेवल्स इन ब्लड ग्रेटर देन 70 mcg पर 100 ml और लीड लेवल्स इन यूरिन इज ग्रेटर देन 0.8 mg पर लीटर। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, EDTA डाइमरकैप्रोल दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। EDTA प्लस डाइमरकैप्रोल इज जनरली ड्रग ऑफ चॉइस। पेनिसिलामाइन कैन आल्सो बी यूज लीड पॉइजनिंग में। सो दिस इज द ऑल अबाउट लीड पॉइजनिंग दैट यू नीड टू नो, ये हमने फार्मा में भी किया था। सो जनरली all are false about lead poisoning except that is can cause blue line on gums, perioral, generally this is the right statement, ठीक है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, कैन कॉज ब्लू लाइन ऑन गम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्टोनियन लाइन भी बोलते हैं, दैट इज ब्लू लाइन ऑन गम्स। देखो, सीपीयू ग्रेटर देन 100 mcg नहीं, ये ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 150। ग्रेटेस्ट सोर्स इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, इट इज जनरली गैसोलीन और पेट्रोल। स्टिपलिंग ऑफ बेसोफिल्स इज अ सिग्निफिकेंट, नॉट, दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, ये जस्ट एक फाइंडिंग हो सकता है बट दिस इज नॉट द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग बिकॉज दिस इज फाउंड इन अदर केसेज ऑल्सो, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। One of the following symptoms is not caused by inorganic lead poisoning, that is insomnia is not caused, anemia, pallor, Bartonian line अभी हमने ऊपर पढ़ा। True about ESI Act, ESI Act true about 1948, ESI Act is generally maternity benefit for 3 months. Applicable on educational institution, no. Employer-employee contribution, no. This is also not. Beneficiaries are those income with, नहीं, ये भी नहीं है। In which of the following management techniques interpretation is done in terms of finding out cost effectiveness, that is system analysis. Critical path is shown by, critical path is always shown by time, not money, not manpower, not proper sequence. ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगे, दिस क्वेश्चन दे आर जस्ट मेंशन्ड हियर जस्ट टू कंप्लीट द ऑल द टॉपिक्स ऑफ द क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड। क्रिटिकल पाथ हमको पता ही नहीं होगा ये क्या है, क्रिटिकल पाथ कितना भी पढ़ लो याद ही नहीं रहेगा, बिकॉज दीज आर नॉट द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू जनरली
रीड और वी आर गोइंग टू रिटेन दिस इन मेमोरी, क्योंकि हमको और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिटेन करनी है मेमोरी में, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें, दिस थिंग्स वी आर नॉट गोइंग टू रिटेन इन आवर मेमोरी, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल नॉट आस्क। इन ए बेबी व्हाट टेम्परेचर शुड बी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो टेम्परेचर शुड बी 29 to 31 degree Celsius, not more than this. So this is generally our temperature in the baby ward. So this is generally all done for now that is all done for आवर ऑक्यूपेशनल हेल्थ। अब हमारे पास बच गया सिर्फ दो टॉपिक, डिसइंफेक्शन एंड मिसलेनियस एंड बायोस्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल। सो लेट अस डू दिस।